कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है और हम पढ़ रहे हैं आज पाचन तंत्र का पार्ट 2। इससे पहले पाचन तंत्र को हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ी थी। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था। बहुत ही डीपली चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी हैं। और आज जो है ये पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट है और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगी मैं आपको। और पाचन तंत्र के ये दोनों ही वीडियो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन पहले से आपने नहीं पढ़े होंगे या फिर इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 वीडियो में इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने एक वीडियो में कहीं भी नहीं देखे होंगे। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है आई एम श्योर आपने वो पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पाचन तंत्र से रिलेटेड है क्योंकि हमारा सुपर टेट में पाचन तंत्र सिलेबस में है, तो हमें उसको बारीकी से और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 10 नंबर का साइंस का पोर्शन है और हमको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि साइंस के पोर्शन में पाचन तंत्र दिया है जो कि बहुत इजी टॉपिक है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है और ये एक अच्छी बात है कि साइंस के पोर्शन में पाचन तंत्र दे दिया गया है जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। तो बस वीडियो में बिल्कुल स्किप नहीं होना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लाइकेन जो है वो किस किस सहजीविता है। लाइकेन आप सभी ने पढ़े होंगे, वायु प्रदूषण के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका उपयोग होता है। लाइकेन का सूचक है ये लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो किस किस सहजीविता है, तो लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल की सहजीविता है, ठीक है। लाइकेन किसकी सहजीविता है, कवक और शैवाल की, यानी कवक प्लस शैवाल बराबर क्या होगा, लाइकेन। यानी लाइकेन और कवक जो है वो एक दूसरे के सहजीवी हैं। कवक और शैवाल जो हैं, कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के सहजीवी हैं। उनके परिणाम में क्या मिलता है, लाइकेन। तो लाइकेन किसकी सहजीविता है, कवक और शैवाल की सहजीविता है लाइकेन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, लाइकेन से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो लाइकेन किसकी सहजीविता है, लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल की सहजीविता है। अब देखिए ये जो लाइकेन है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो वायु प्रदूषण को नापने में लाइकेन का प्रयोग होता है। ये सूचक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या पहचान है, जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन कम होंगे। ऐसा नहीं है प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन ज़्यादा होंगे, लाइकेन ज़्यादा नहीं होंगे, लाइकेन कम होंगे। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन कम होंगे, ये एक पहचान है। तो इसीलिए इसको जो है वायु प्रदूषण को नापने के काम में लिया जाता है। एक प्रकार से सूचक है ये क्या, लाइकेन। तो लाइकेन किसकी सहजीविता है, कवक और शैवाल की सहजीविता है और ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, दाल की जड़ में, दाल जो होता है, दाल का पौधा, उसकी जो जड़ होती है गांठ जैसी होती है, जड़ होती है। तो दाल की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, दाल की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। और वो जो जीवाणु होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि दाल को उस जीवाणु की आवश्यकता होती है और उस जीवाणु को रहने के लिए दाल की जड़ की आवश्यकता होती है। यानी कि दाल की जड़ और वो जीवाणु दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सहजीवी हैं, दोनों एक दूसरे के सहजीवन हैं। तो इसीलिए वो जीवाणु दाल की जड़ में रहता है क्योंकि उसको रहने के लिए जगह चाहिए जो कि दाल की जड़ देती है उसको। और दाल की जड़ को जो है उससे मदद चाहिए होती है, उसको नाइट्रेट चाहिए होता है जो कि वो जीवाणु बनाता है, उर्वरता बढ़ाता है क्योंकि नाइट्रेट, तो उसको नाइट्रेट चाहिए होता है जो कि वो जीवाणु देता है उसको। तो यही पूछा जा रहा है कि दाल की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दाल की जड़ में, ठीक है। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है दाल की जड़ में, यानी जड़ प्लस राइजोबियम दोनों एक दूसरे के सहजीवन है। यानी जड़ और राइजोबियम जो है वो दोनों एक दूसरे के सहजीवन हैं। जड़ को जो है नाइट्रेट चाहिए और नाइट्रेट कौन बनाता है, ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये जो है नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल की नाइट्रोजन को
नाइट्रेट में बदलता है कौन? राइजोबियम जीवाणु। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको दाल की जड़ तक नाइट्रेट पहुंचाने में मदद कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करता है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और दाल की जड़ को नाइट्रेट की आवश्यकता होती है, इसीलिए दाल की जड़ उसको रहने के लिए स्थान देती है। तो दोनों एक दूसरे के सहजीवन है, उसको रहने के लिए स्थान मिल जाता है और उसको भी नाइट्रेट मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे के सहजीवन है यानी सहजीवी हैं। तो राइजोबियम जीवाणु होता है दाल की जड़ में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूर्ण पाचक रस किस अंग में मिलता है? सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, आपको सभी क्वेश्चन याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण पाचक रस किस अंग में मिलता है? पूर्ण पाचक रस जो है वो अग्नाशय में मिलता है। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज में। अग्नाशय एक ग्रंथि है और जिसको कहते हैं पेनक्रियाज, और अग्नाशय में मिलता है पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो पूर्ण पाचक रस में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनका जो पाचन होता है वो माना जाता है पूर्ण पाचक रस। ठीक है, तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि पूर्ण पाचक रस में कौन से एंजाइम आते हैं, एंजाइम नहीं मतलब कौन से तत्व आते हैं या किन तत्वों का पाचन पूर्ण पाचक रस कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का जो पाचन है वह पूर्ण पाचक रस कहलाता है और ये अग्नाशय में मिलता है यानी कि पेनक्रियाज में मिलता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इन तीनों को जो है बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पिछले वीडियो में भी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बताई हैं, क्योंकि पूरे पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो पूर्ण पाचक रस हो गया, समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जो पाचन है वो पूर्ण पाचक रस कहलाता है, जो कि अग्नाशय में मिलता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत के किस भाग में पाचन नहीं होता? देखिए, खाना जो है हम मुख में, सबसे पहले मुख में लार ग्रंथियाँ और सब ये सारी चीज़ें अपना काम करती है। इसके बाद ग्रास नली से होता हुआ भोजन जाता है आमाशय में, और आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। तो जब आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है तो वहाँ पर भोजन के पाचन की प्रक्रिया लंबी चलती है, यानी सबसे ज़्यादा देर तक भोजन छोटी आंत में रुकता है। वहाँ पर भोजन की प्रक्रिया, पाचन की जो प्रक्रिया है थोड़ी सी लंबी चलती है। लेकिन छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, पिछले वीडियो में बताए हुए थे, ड्यूडेनियम, जूजेनम और इलियम। 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। तो वही पूछा जा रहा है कौन से भाग में पाचन नहीं होता? छोटी आंत के किस भाग में पाचन नहीं होता? तो वह जेजूनम में पाचन नहीं होता। ठीक है, इसके 3 भाग बताए हैं छोटी आंत के, जेजूनम, इलियम और ड्यूडेनम। तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? वह इलियम में होता है, लेकिन बिल्कुल पाचन कहाँ नहीं होता है? वो जेजूनम में नहीं होता है। ठीक है, तो छोटी आंत का एक भाग है जेजूनम, जिसमें पाचन नहीं होता, और पाचन कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है और इलियम में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वह इलियम में होता है। लिखा भी है, यहाँ पे लिख दिया है, सारी चीज़ें मैंने लिख ही दी है ताकि आप इजीली नोट कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा पाचन जो है वह इलियम में होता है, और बिल्कुल कहाँ नहीं होता है? वो जेजूनम में नहीं होता, और इलियम में ही पाचन समाप्त हो जाता है। जेजूनम में पाचन बिल्कुल नहीं होता, ड्यूडेनम में होता है और इलियम में होता है, लेकिन सर्वाधिक इलियम में होता है, और इलियम में ही पाचन जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी छोटी आंत का जो प्रक्रिया है वो इलियम में समाप्त हो जाती है, उसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पोषक तत्वों को कौन अवशोषित करता है? तो भोजन के पोषक तत्वों को छोटी आंत जो है वो अवशोषित करती है। बड़ी आंत क्या करती है? उसमें से जल अवशोषण करती है, यानी छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है और उसका कार्य है जल का अवशोषण। अगर पूछा जाए बड़ी आंत का क्या कार्य है, तो बड़ी आंत जो है भोजन से जल का अवशोषण करती है, लेकिन छोटी आंत जो है वो भोजन से सभी पोषक तत्वों का जो है अवशोषण करती है। यानी भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण या अवशोषित कौन करता है? तो छोटी आंत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ यानी जठर ग्रंथि जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथि, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, से निकलने वाले रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ या जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस में पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl भी लिखा हो सकता है, तो आप जो है ध्यान रखें।
पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जठर ग्रंथि यानी आमाशय में होती हैं। और कौन से एंजाइम होते हैं उसमें? ये तीनों ही एंजाइम होते हैं। यहाँ पर आपको ये तीनों ही एंजाइम के नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऑप्शन होंगे तो इनमें से कोई एक ही पूछा जाएगा, एक ही होगा ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इन तीनों के कार्य भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हुए हैं कि पेप्सिन का क्या कार्य है, रेनिन का क्या कार्य है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, ये पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो जठर ग्रंथियाँ यानी कि जो जठर ग्रंथि होती है उसको गैस्ट्रो ग्रंथियाँ भी कहते हैं। उससे निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? पेप्सिन है, रेनिन है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी कि HCl है। और ये सभी कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथि में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि अगर पूछा जाए कहाँ होती है तो आमाशय में होती है, ठीक है। जो आमाशय होता है, इस तरह से आमाशय जो होता है उसका ये चीज़ें जो है यहाँ से इसकी दीवारों से, चारों तरफ इसकी दीवारों से जो है जठर रस निकलता है। और यही जो है ये तीनों ही एंजाइम भी होते हैं। कौन से? पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक, ये तीनों ही एंजाइम होते हैं। फिर देखें यहाँ पे नोट मैंने लिख दिया है अलग कलर से। प्रोटीन को कौन बदलता है? देखिए प्रोटीन जो होती है, जो भोजन में प्रोटीन हम लेते हैं उसको बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ शरीर नहीं लेता है, तो प्रोटीन को पहले पेप्टोन्स में बदला जाता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? पेप्सिन। देखिए पिछले वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि पेप्सिन का क्या कार्य है, रेनिन का क्या कार्य है, तो लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन बदलता है, क्योंकि हमारा शरीर पेप्टोन्स लेता है। प्रोटीन जो होता है भोजन में उसको पेप्टोन्स में बदल दिया जाता है और फिर वो चीज़ें शरीर के लिए उपयोगी होती हैं। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता कौन है? वो पेप्सिन बदलता है। फिर है जो पेप्टोन्स बना, यानी प्रोटीन से जो पेप्टोन्स बना। अब पेप्टोन्स जो है वो भी उसका जब पाचन होगा, यानी पाचन हर चीज़ का होता है, सभी तत्वों का होता है। तो पहले प्रोटीन का पाचन होकर क्या बना? पेप्टोन्स बना। किसने बनाया? पेप्सिन ने बनाया। जब वो पेप्टोन्स बन गया, अब उस पेप्टोन्स का जब पाचन होगा तो उस पेप्टोन्स से अमीनो अम्ल बनता है, लास्ट में अमीनो अम्ल बनता है। और ये पेप्टोन्स से अमीनो अम्ल कौन बनाता है? ये ट्रिप्सिन बनाता है, ठीक है। तो पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन बदलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? बहुत ही सिंपल है। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? सॉरी, यहाँ पर इसका आंसर कहीं मिस हो गया है आई थिंक, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम प्रो एंजाइम कहलाते हैं। प्रो लिखना है और एंजाइम तो सेम इट इज़ रहेगा, ठीक है। प्रो एंजाइम कहलाते हैं। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो प्रो एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल इसका आंसर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो प्रो एंजाइम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर प्रो यहाँ पर लिख दिया है लेकिन एंजाइम नहीं लिख पाया है, ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया है। आंसर इसका लिखते लिखते आई थिंक टाइपिंग में दूसरा क्वेश्चन हो गया है, तो ये प्रो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, पोटेशियम की कमी से रोग कौन सा होता है? इसका आंसर तो क्या हो गया? प्रो एंजाइम। निष्क्रिय अवस्था में एंजाइम क्या कहलाते हैं? प्रो एंजाइम कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पोटेशियम की कमी से होता है हाइपोकैलेमिया रोग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है हाइपोकैलेमिया। यहाँ पर ध्यान दें आप कि रोग से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी जो रीट का एग्ज़ाम्स हुआ है, राजस्थान वाला रीट का एग्ज़ाम्स हुआ, उसमें रोग से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोचिए एक ही टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो अगर किसी ने रोग को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसके 4-5 नंबर बिल्कुल अच्छे से उसको मिल गए। मैंने रोग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपके, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रोग से रिलेटेड बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपकी समझाई हुई हैं। वहाँ पे कौन सा रोग किससे होता है, क्या चीज़ें उसकी क्या पहचान है, क्या लक्षण हैं, और सारी चीज़ें मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस जीवाणु से होते हैं या किससे होते हैं, उस सारी चीज़ें बहुत ही डीपली पढ़ाई हुई हैं। और बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है उसके, आई थिंक 2 या 3 हैं। आप उसको जो है ज़रूर देखें, क्योंकि अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं रोग से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान दें आप कि पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया रोग होता है। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत के दो खंड के नाम क्या हैं। आपने यकृत देखा होगा यानी कि लीवर देखा होगा। लीवर की जो बनावट होती है दो खंड में होती है, त्रिभुज जैसा बना होता है एक, ठीक है। तो इस तरह का त्रिभुज होता है, फिर एक छोटा सा और होता है उसके पास में, दो होते हैं, मतलब दो खंड जैसे दिखते हैं। तो दो खंड जो दिखते हैं यानी दो खंड होते हैं, यकृत दो खंड में विभक्त होता है। तो दोनों खंडों के जो नाम होते हैं वो क्या नाम है, तो यकृत के दो खंड के क्या नाम है। एक तो खंड है कॉर्डर, दूसरा है क्वाड्रेट। ठीक है, यकृत के दो खंड हैं, दोनों खंडों के क्या नाम है, कॉर्डर और क्वाड्रेट। और ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। यकृत के दो खंड कौन कौन से हैं, एक का नाम है कॉर्डर, दूसरे का नाम है क्वाड्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है, भोजन अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है, तो भोजन अस्थायी रूप से आमाशय में जमा होता है। यानी मुख से भोजन ग्रास नली से होता हुआ सबसे पहले आमाशय में पहुँचता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। तो आमाशय में भोजन अस्थायी रूप से जमा होता है, यह ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बाद छोटी आंत में जो है काफ़ी देर तक भोजन रुकता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ रुकता है, आमाशय में रुकता है भोजन, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, कौन से दांत बच्चों में नहीं होते, तो कौन से दांत बच्चों में नहीं होते। दांत के जो है पिछले वीडियो में मैंने एक टीथ फार्मूला बताया था, उसके नाम भी मैं यहाँ पे बताऊँगी। टीथ फार्मूला जो है वो भी है, और उसके साथ उन फार्मूले के उन दांतों के जो नाम हैं उनके कार्य जो है वो भी बताऊँगी मैं। तो सबसे पहले देखिए कौन से दांत बच्चों में नहीं होते, तो जो अग्र चवर्लक दांत होते हैं, अग्र चवर्लक, इसके दोनों दांत बच्चों में नहीं होते। अग्र चवर्लक दांत जो होते हैं उसके दोनों दांत यानी दो दांत होते हैं अग्र चवर्लक, तो अग्र चवर्लक के दोनों दांत बच्चों में नहीं होते, जबकि चवर्लक का एक दांत बच्चों में होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो अग्र चवर्लक है उसके दोनों दांत बच्चों में नहीं होते, लेकिन जो चवर्लक दांत होते हैं उसका एक दांत बच्चों में होता है। लेकिन यहीं पर देखिए वयस्क लोग जो हैं, साथ ही मैंने इसी में ऐड कर दिया है ताकि आपका एक टॉपिक एक ही जगह पर हो तो आपको ईजिली याद हो जाएगा उसमें, क्योंकि आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे। तो बच्चों में अग्र चवर्लक के दोनों दांत नहीं होते हैं, चवर्लक का एक दांत होता है। वयस्क में जो 32 दांत होते हैं, वयस्क लोगों में जो 32 दांत होते हैं उनका वर्गीकरण देख लीजिए आप। सबसे पहले होते हैं छेदक या कृंतक दांत, यानी जो सामने के थोड़े चौड़े से दांत होते हैं, जो बड़े से सामने को वो होते हैं, दो दांत होते हैं, दो संख्या होती है उनकी, और वो होती है छेदक या कृंतक जो काटने के काम में आते हैं। दूसरा होता है उसके पीछे एक दांत होता है, वो होता है भेदक या रदनक, जो कि भोजन को चीरने या फाड़ने के काम आता है, वो उसकी संख्या होती है एक। यहाँ पर ध्यान दें कि दांत जो होते हैं ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो हम इधर वाले एक भाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इधर होते हैं वही इधर होता है और वही इधर और वही इधर होता है, सेम होता है। तो हम एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वही चारों तरफ होता है। ठीक है, तो देखिए एक साइड 8 होंगे, संख्या 8 होगी, यानी वही जो है 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आगे की तरफ दो दांत होते हैं वो होते हैं छेदक या कृंतक, फिर उसके पीछे एक दांत नुकीला सा जो होता है, बिल्कुल नुकीला सा जो दांत होता है एक, वो भेदक या रदनक कहलाता है, जो कि एक ही होता है। ये किसी भोजन को चीरने के या फाड़ने के काम में आता है, भेदक या रदनक कहलाता है। फिर दूसरा जो दो दांत होते हैं जिसको प्रीमोलर कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं अग्र चवर्लक दांत, जो कि संख्या 2 होती है और ये बच्चों में नहीं होते। जो अभी आपने पढ़ा अग्र चवर्लक जो होते हैं दांत यानी प्रीमोलर दांत जो होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है, वो दोनों ही बच्चों में नहीं होते। यहाँ और एक चीज़ ध्यान दें कि चवर्लक का एक दांत होता है बच्चों में, तो ये ध्यान दें। और वयस्क में चवर्लक की संख्या 3 होती है, जो कि चबाने के काम में दोनों ही चीज़ें आती हैं। यानी कि अग्र चवर्लक और चवर्लक दोनों ही दांत चबाने के काम में आते हैं, उनका कार्य भोजन को चबाना होता है। और सबसे पहले अग्र चवर्लक होते हैं 2, फिर उसके पीछे 3 चवर्लक दांत होते हैं। तो इसको अग्र चवर्लक को कहते हैं प्रीमोलर और चवर्लक को इंग्लिश में कहते हैं मोलर। ठीक है, तो अग्र चवर्लक इसका भी काम चबाने का है और चवर्लक का काम भी चबाने का है। इसकी संख्या 2 होती है और इसकी संख्या 3 होती है, तो कुल मिलाकर के 8 हो गए एक साइड।
इसी तरह से 3 साइड जो और हैं उसमें भी 8-8 होते हैं, बिल्कुल सेम इसी क्रम में होते हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल इसी क्रम में। इधर भी 2 छेदक होंगे, दूसरी साइड भी 2 छेदक होंगे, फिर नीचे भी दोनों साइड 2-2 छेदक होते हैं। तो इस तरह से यही क्रम है और यही टीथ फार्मूला है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवार दंती यानी स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? द्विवार दंती यानी 2 बार निकलने वाले दांत। द्विवार दंती यानी दूसरी बार निकलने वाले दांत, और दूसरी बार जो निकलते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। द्विवार दंती दांत यानी इसको स्थायी दांत भी कह सकते हैं। तो आपके एग्जाम्स में अगर द्विवार दंती लिखा है या स्थायी लिखा है तो एक ही बात है, ठीक है। तो द्विवार दंती या स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 32, ठीक है। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और जो अस्थायी दांत होते हैं उसकी संख्या होती है 20। तो स्थायी दांत होते हैं 32 और अस्थायी दांत होते हैं 20, और स्थायी दांतों को ही द्विवार दंती दांत कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है एपिग्लोटस को। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं इसको, एपिग्लोटस को? एपिग्लोटस जब हम कोई भी चीज़ खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं तो उसको सांस की नली में जाने से रोकता है ये एपिग्लोटस। ये क्या करता है, जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो एपिग्लोटस जो है वो एक्टिव हो जाता है और सांस की नली को बंद कर देता है और खाना खाने की नली में चला जाता है। फिर से वो खुल जाता है क्योंकि सांस भी लेना ज़रूरी है, फिर वो खुल जाता है। फिर जैसे ही हम कोई भी चीज़ मुंह में रखते हैं और ग्रास नली में जाने से पहले वो क्या करता है, एपिग्लोटस वो सांस की नली को बंद कर देता है और इसको जैसे इसीलिए ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, एक तरफ का रास्ता रोक देता है और दूसरी तरफ को भोजन जाने देता है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। कौन सा है वो, एपिग्लोटस। ध्यान रखना है इसको, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, एपिग्लोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से भोजन आमाशय में जाता है, लेकिन आमाशय के किस भाग में जाता है? तो आमाशय के भी 3 भाग हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। तो आमाशय के जो 3 भाग हैं उसमें सबसे पहले किस भाग में पहुंचता है भोजन? तो वो पहुंचता है कार्डियक में, और आमाशय के जो 3 भाग हैं वो भी लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान रखें, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये आमाशय के 3 भाग हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से आमाशय का एक भाग है और 4 ऑप्शन होंगे तो 3 तो नहीं होंगे, इन्हीं में से कोई एक दिया होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ें। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में जाता है? वो जाता है कार्डियक में, ध्यान रखें इसको। और मैंने आपको छोटी आंत के तीनों भाग पढ़ाए हुए हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं वो भी पढ़ाए हैं, और आज मतलब पिछले वीडियो में उनको पढ़ाया हुआ है, और आज के वीडियो में आमाशय के भी आपको 3 भाग बता दिए हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, सभी के 3-3 भाग हैं, छोटी आंत के भी, बड़ी आंत के भी और आमाशय के भी, तीनों के 3-3 भाग हैं, ये ध्यान रखना है आपको, तीनों के नाम भी बता दिए हैं। और एक चीज़ ध्यान दें कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वह सिर्फ भोजन को सरकाने के काम आती है, यानी मुख से जब भोजन जो है आमाशय में जाने के लिए वो एक रास्ता है बस, वहाँ पे कोई पाचन नहीं होता। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता, यकृत में भी पाचन नहीं होता, लेकिन यकृत सिर्फ सहायता करता है वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का और पित्त रस भेजने का सहायता करता है सिर्फ यकृत, बाकी वो भाग नहीं लेता है पाचन प्रक्रिया में, कोई भाग नहीं लेता है, ठीक है। और ग्रास नली में भी भोजन का पाचन नहीं होता। तो आपने आमाशय के 3 भाग भी देख लिए, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। नेक्स्ट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी जिसको अवशेषी अंग भी कहते हैं, बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? बड़ी आंत की आपने 3 भाग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसको अवशेषी अंग है ये, और ये बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? तो ये सीकम से जुड़ी संरचना होती है, यानी बड़ी आंत का जो भाग है सीकम, उससे जुड़ी संरचना होती है, ये कौन सा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो वो रेनिन एंजाइम जो है, देखिए अभी आपने पढ़ा रेनिन, HCl, ठीक है, तो ये सारे आपने पेप्सिन पढ़ा है। तो जो रेनिन होता है, कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो रेनिन जो है ये केवल बच्चों में स्रावित होता है, कब तक, 8 वर्ष तक, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आपने ये क्वेश्चन एक वीडियो में बहुत कम जगह देखे होंगे कि सारे के सारे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पर एक ही वीडियो में, और इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, हटाना नहीं है, सभी आपको पढ़ने हैं।
तो कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? रेनिन होता है। कितने वर्ष तक होता है? 8 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है आमाशय को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है श्लेष्मा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? तो आमाशय को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का कार्य कौन करता है? वो करता है श्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का pH मान कितना होता है? तो लार का pH मान होता है 6.8। नेक्स्ट है यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाएं की तरह कार्य करती हैं वो कौन सी हैं? वो है कुफर कोशिका। यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाएं की तरह कार्य करती है। भक्षकाएं मतलब यकृत जो है उसका क्या कार्य है? भोजन के, अगर कोई भी भोजन हम ले रहे हैं, उस भोजन में कोई भी विषैले पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, तो उन विषैले पदार्थों को भक्षण कर लेता है यकृत, और इसीलिए उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कौन सी भक्षकाएं वाली कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण करती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? वो होती हैं कुफर कोशिकाएं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाएं की तरह कार्य करती हैं कौन सी हैं? कुफर कोशिकाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? तो लिवर कुहन की दरारें पाई जाती ग्रहणी व इलियम में। इलियम क्या है? छोटी आंत का एक भाग है। छोटी आंत के जो 3 भाग हैं, जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम, तो ये छोटी आंत का भी एक भाग है इलियम। तो लिवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहणी में पाई जाती हैं और इलियम में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट हमने दांत के बारे में जो पढ़ा है तो एक क्वेश्चन ये भी मुझे समझ में आया, क्योंकि जीके का लगभग क्वेश्चन है ये, तो इसको भी दे देती हूँ मैं। तो पाचन से रिलेटेड ये नहीं है, लेकिन आप इसको जो है ज़रूर पढ़ लें। तो हाथी में कौन सा दांत गज दंत यानी टस्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है? यानी हाथी के जो दांत बाहर निकले रहते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं? तो हाथी का कौन सा दांत गज दंत यानी कि टस्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है? वो होता है ऊपरी जबड़ा जो होता है उसका इंसाइजर, ठीक है, जिसकी संख्या हम लोगों में भी होती है, लेकिन हाथी में क्या है, ऊपर के जो जबड़े के 2 दांत जो है वो निकले रहते हैं, जबकि मनुष्य में भी वो दांत होते हैं जिनकी संख्या 1-1 मैंने बताई है आपको, जो कि नुकीला होता है, वही चीज़ है ये। तो हाथी में जो गज दंत बोला जाता है यानी टस्क दांत बोला जाता है, तो वो कौन सा होता है? वो ऊपरी जबड़े का होता है इंसाइजर, जो कि नुकीला होता है इंसाइजर। और एक इस साइड, जैसे एक इस साइड होता है, इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, तो इंसाइजर होते हैं ये दोनों ही हाथी में जो है आपने देखे होंगे, तो वो इंसाइजर कहलाते हैं। हाथी में कौन सा गजदंत, मतलब गजदंत बोलते हैं, ठीक है, हाथी में कौन सा दांत गजदंत या टस्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है? तो ऊपरी जबड़े का इंसाइजर जो है वो निकला रहता है। तो आज की वीडियो में हमने पाचन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। पिछले वीडियो में भी सारी चीज़ें ले ली गई हैं आपसे सब कुछ वहाँ पे बताया गया है क्लियरली कि वहाँ पे कौन से तत्व को किस में कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम बदलता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पिछले वीडियो में भी आपको बताई हैं और यहाँ पर भी बताई हुई हैं। और दूध का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का कौन करता है, सारी चीज़ें भी आपको पिछले वीडियो में बताई हुई हैं। और इससे पहले जो ग्रंथियों के 3 वीडियो आए हैं तो उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर पाचन ग्रंथियाँ भी मैंने पढ़ाई हुई हैं, तो आप ग्रंथियों वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। ज़्यादा नहीं है, 3 पार्ट हैं सिर्फ ग्रंथियों के, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि साइंस का पोर्शन है और साइंस में आपके जो है ग्रंथियाँ भी पूछी जाएंगी। तो वो 3 वीडियो और ये 2 वीडियो पाचन तंत्र के, ये मिला के 5 वीडियो आप ज़रूर देखें पाचन तंत्र से रिलेटेड, आपके बहुत काम आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर और कोई भी क्वेश्चन मुझे समझ आएगा पाचन तंत्र से रिलेटेड तो उनके लिए और भी वीडियो बना दूँगी मैं। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।